स्टूडेंट, आज हम अंतरा सहायक पुस्तक के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में उत्तर प्रदेश के अमेठी में जायस के निकट हुआ। इनका जन्म जायस में होने के कारण ही इन्हें जायसी कहा जाता है। उन्हें उस जमाने का सिद्ध और पहुंचा हुआ फकीर माना जाता था। उन्होंने अपने काव्यों में सैयद, अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। दो व्यक्तियों का, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्न सेन के प्रेम की कथा है। जायसी ने इसमें अलौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है। प्रेम का यह लोकधर्मी स्वरूप मानव के लिए प्रेरणादायी है। यह काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखा हुआ है। यह कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है, बल्कि लगातार चलती रहती है। कई जगहों पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख अवश्य है। जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली अपनाई है। जायसी द्वारा प्रयुक्त भाषा ठेठ अवधी है। जायसी ने जो अपना काव्य लिखा वह अवधी भाषा में लिखा और काव्य शैली बहुत ही गंभीर और प्रौढ़ है। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। जायसी के काव्य में उपमा, रूपक, लोकोक्तियाँ, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर लोक संस्कृति का प्रभाव है और उनकी रचनाओं को नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करता है। मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत के कारण जायसी की बहुत अधिक प्रसिद्धि हुई है। जायसी की जो कविता हम अपने काव्य में पढ़ेंगे, इसमें पुस्तक में पढ़ेंगे, वह है 12 मासा और 12 मासा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पाठ का परिचय। पाठ्य पुस्तक में जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पद्मावत के 12 मासा के एक अंश का वर्णन है, सिर्फ एक अंश। कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया गया। अब इसमें जो वर्णन किया गया है कवि ने, वो नायिका नागमती का वर्णन किया गया है। जो नागमती है यह राजा रतन सेन की पहली पत्नी है। पद में कवि ने शीत ऋतु के पौष और अगन मास में नायिका की जो विरह दशा सजीव हुई है उसका चित्र प्रस्तुत किया है हमारे सामने। पहले पद में प्रेमी के वियोग में विरहिणी नायिका विरहाग्नि में जल रही है तथा भंवरे और कोये के सामने अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही। दूसरे पद में प्रेयसी का विरह के साथ साथ ठंड से शरीर के कपकपाने तथा विरह से हृदय के कांपने का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया। तीसरे पद में माघ के महीने में सर्दी के कांपती विरहिणी नायिका नागमती की विरह व्यथा का वर्णन है। बरसात और हवा के कारण विरह की आग और भी अधिक तेज हो गई है। चौथे महीने में या चौथे पद में फाल्गुनी हवा ठंड को और चौगुना कर देती है। जब फागुन का महीना आता है तो उस टाइम सर्दी तो होती है, लेकिन जो हवा चलती है वह सर्दी को और भी अधिक बढ़ा देती है। सभी फागुन के रंग में उल्लसित हो रहे हैं, किंतु विरहिणी नायिका विरह की अग्नि में और अधिक जल रही है। पहले पढ़ेंगे अब हम। अगन बस घटा निशी बढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी, अब धनी देवस बिरह भराती, जरे बिरह जो दीप बाती। घर घर चीर रचा सब मोर रूप रंग लेगा नाहू, पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अभो फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिरह सुलगी दग देव है छारा, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु। पियसो कहे संदेश राहे भवराए काग, सोधनी बिरही जरई गई तेह को धुआं लाग।
अब इसमें नागमती ने अपने वियोग का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि राजा रतन सेन जो हैं वह मुझे छोड़कर रानी पद्मावती के पास चले गए हैं। तो उनके जाने के बाद इस अगन के महीने में मेरी क्या दशा है वह नायिका ने बताई है। अगन दिवस, अगन का जो महीना आता है अर्थात बच्चों ये सर्दियों के महीने हैं और इनके जो नाम दे रखे हैं यहाँ पर हिंदी के में दे रखे हैं। अगन, पूस, माघ और फागुन, 4 महीनों का जिक्र करेंगे हम इसमें। तो पहला है अगन दिवस घटा निशिदा बढ़ी। अगन का जब महीना आता है तो इसमें दिन जो हैं वह छोटे हो जाते हैं और रात्रि है जो वह बड़ी हो जाती है। दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। इससे जो वियोगिनी नायिका है इसका जो दुख है वह और अधिक बढ़ गया है। अब धनी देवस बिरह भाराती। अब जब उसका नायक नायिका का चला गया है वहाँ से तो उसकी जो ये विरहाग्नि है वह बढ़ रही है और इस विरहाग्नि में वह जरे बिरह जो दीपकवात, इस विरह में वह ऐसे जल रही है जैसे दीपक की बत्ती। कापा हिया जनावे सी हो। उसका जो हृदय है वह सर्दी से काँप रहा है। तो पह जाई हुई संग पियो। वह कहती है कि ऐसे समय में मेरे साथ मेरे प्रियतम का होना बहुत ज़रूरी है। घर घर चीर रचा सब कहूँ, क्योंकि सभी लोग अपने घर में कपड़े तैयार कर रहे हैं। कपड़े कैसे? सर्दी में ओढ़ने के कपड़े। सभी लोग सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं जब सर्दी ज़्यादा होती है। तो मोर रूप रंग लेगा ना हो, और मेरे जो रूप है, जो मेरा रंग है, उसे मेरे प्रियतम अपने साथ लेकर चले गए। क्योंकि नायिका का जो मन है वह किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है, ना उसे सजने संवरने का शौक है, ना वह कुछ ओढ़ना पहनना चाहती है। तो उसका मन तो हर टाइम नायक के चिंतन में ही लगा रहता है। पलेटी ने बहुरा गा जो बिछोही। बिछोही मतलब बिछो हो गया, दूर चला गया है। उसने कहा कि जब से मेरा राजा रतन सेन से विछो हो गया, विरह बिछड़ गई हूँ मैं, तब से वे वापस मेरे पास नहीं आए, बहुत लंबा समय हो गया है। अब हो फिरे फिरे रंग सोई। अब उसने कहा कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो मेरा जो रूप सौंदर्य है वह फिर से वापस आ जाएगा। सियरी अग्नि बिरहिनी ही है जारा। जो है ठंड में लोग बाग आग जला लेते हैं। तो उसने कहा है कि ये जो सर्दी को बुझाने के लिए लोग बाग आग जला रहे हैं ना, ये मेरे हृदय की आग को और अधिक बढ़ा रही है। सुलगी सुलगी दग दे बाजोरा। इससे मेरे हृदय की आग जो है वह और अधिक बढ़ रही है। यह दुख दगद न जाने कंतु। लेकिन जो मेरे प्रियतम है, कंतु प्रियतम के लिए आया है, पति के लिए आया है, वे मेरे इस दुख को सहन समझ नहीं पा रहे हैं। जोबन जरम करे भस्मंतु। जिसके कारण, इस विरहाग्नि के कारण जब मेरा जोबन है वह और अधिक भस्म हो रहा है। पियसो कही संदेश रहे भवराए का। अंत में वह कहती है भवरे और कोवे के माध्यम से कि हे भोवरे, हे कोवे, प्रियतम को मेरा यह संदेश देना कि सो धनी बिरह, धनी पत्नी बिरह जरी गई। जो तुम्हारी जो पत्नी है वह विरह की आग में जल गई है और उससे जो निकलने वाला धुआं है उसने हमारे रंग को भी काला कर दिया है। इन पंक्तियों में विरहिणी कवि नायिका नागमती के विरह की वेदना का बड़ा ही मार्मिक दृश्य चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। दूभर दुख और किमी काढ़ी रूप रंग में अनुप्रास अलंकार है। फिरी फिरी और सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जरे विरह बोलचाल की भाषा जो है अवधि भाषा है। इस ये जो मतलब पंक्तियाँ लिखी गई हैं ये अवधि भाषा में लिखी गई हैं। आगे है बच्चों, पूस जाड़ थर थर तन कापे, सूरज जड़ा ही लंक दिसी तापा, बिरह बाढ़ी भा दारुण सीहू, कपि कपि मरेले ही हरि जो। तो इसमें बताया गया कि जब पूस का महीना आता है तो सर्दी जो है वह और अधिक बढ़ जाती है और सूरज जो है वह दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है। विरह बाड़ी भा दारुण, इसके ऐसे समय में जो नायिका का है विरह है वह और भी अधिक कठिन हो जाता है। अर्थात ऐसे सर्दी के मौसम में विरहिणी नायिका का जो विरह है वह वो और भी अधिक बढ़ जाता है। इससे क्या हो रहा है, कपि कपि मरे, सर्दी में कांप कांप कर बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं। कंत कहाँ हो लागो हियर, मेरे पति मेरे प्रियतम कहाँ हैं जो मुझे अपने हृदय से लगा ले। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। शोर सुपैती आवे जूड़ी, जो
शोर है उस रजाई के लिए कहा गया है कि यदि मैं सर्दी में रजाई ओढ़कर सोती हूँ तो मुझे सर्दी जो है वह और भी ज़्यादा लगने लगती है। जानो सेज हिमंचल बूढ़ी, ऐसी लगती है वह रजाई मुझे, और जो जिस सेज पर, जिस बिस्तर पर मैं सोती हूँ वह मुझे ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जो है वह बहुत अधिक बढ़ गई है। आगे नायिका ने कहा, पशु पक्षियों के माध्यम से चकई निसी बिछड़े दिन मिला, कि चकवी जो है अपने चकवे से रात को बिछड़ जाती है, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है वह फिर अपने चकवे से जाकर मिल लेती है। हो निशी बासर बिरह कोकिला, और यह जो कोयल है ना, यह दिन रात इसे भी विरह की अग्नि सताती रहती है। रहने अकेली साथ नहीं सकी। अब नायिका ने कहा कि जब ये रात्रि हो जाती है, दिन में तो मैं अपना टाइम अपनी सखियों के साथ बिता लेती हूँ, लेकिन जैसे ही रात्रि आती है तो अब सखियाँ भी मेरे साथ नहीं हैं। कैसे जीऊँ बिछो ही पंखी, अब मैं ऐसे समय में अपने विरह के कारण कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूं। विरह सहचान भवे तन चाड़ा, अब मेरा जो शरीर है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पक्षी हैं बाज, वे इसे खाना चाहते हैं। कैसे इस खाना चाहते हैं? बाज जो होता है वह मरे हुए उस प्राणियों को खाता है, पशुओं को और मनुष्यों को। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बाज उसे जिंदे को ही खाना चाहते हैं, अर्थात मुझे नहीं छोड़ेंगे, वह मुझे मारकर ही छोड़ेंगे। आगे, रक्त ढरा मासू गरा हाड़ बहे सब शंख, अब उसने कहा कि जो मेरा शरीर है यह रक्त का और मांस का, मांस तो सब खत्म हो गया इसमें से, रक्त भी सूख गया है, तो ये सिर्फ किसका, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। हड्डियों का ढांचा भी कैसा कि उन सूखी हड्डियों से शंख बन गए हैं। धनी सारस होई रही मुई आई समटेऊ पंख, कि यदि, अब वह कह रही है कि हे प्रियतम आप वापस आ जाइए, क्योंकि इस प्रकार आप मेरे मरे हुए पंखों को इकट्ठा कर लीजिए। धन्यवाद। अब हम अगले पैसेज पढ़ेंगे।